Okay, good evening to all students. Today I will discuss about say summer school module 4, the properties of pure substance. That is the part of the fundamental and application of thermal engineering. Okay, by Yogesh Agarwal, associate professor from mechanical department, SIIT Excellence. The first slide is प्योर सब्सटेंस के बारे में कितना आप लोग जानते हैं। प्योर सब्सटेंस जो घरों में पानी आप गर्म करते हैं और आफ्टर द हीटिंग ऑफ वाटर, पानी को गर्म करने के बाद आप क्या देखते हैं, उसमें से वेपर निकलनी स्टार्ट होती है। तो जब वेपर निकलने स्टार्ट होती है तो उसमें से कुछ कंपोजिशंस बाहर आता है, केमिकल फॉर्म में, फिजिकली फॉर्म में, थर्मल फॉर्म में। वो कंपोजिशन ही प्योर सब्सटेंस के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है, या बोलना चाहिए जो आइडियल गैस होती है वो परफेक्ट गैस लॉ को फॉलो करती है। जो आइडियल गैस होती है परफेक्ट गैस लॉ को फॉलो करती है, या बोलना चाहिए वो कंप्लीट रूप से वेपर का ही फॉर्म होती है। तो इन केमिस्ट्री a pure substance as an element or a compound, something that cannot be separated. In thermodynamics, well defined, it is something that has a fixed chemical composition throughout. Chemical composition उसका पूरी उसकी phases में बना रहता है, that is called a pure substance. एग्जाम्पल जैसे आइस का लें तो आइस इन इक्विलिब्रियम विथ वाटर, एयर इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड एयर इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस। व्हाई? अब क्यों नहीं है एयर, इसके बारे में देखते हैं। Phases of pure substance. We all have a pretty good idea of what the three phases of matter are, but a quick review will help us understand the phase change process. During the heating of water, generally many number of phases changes. First of all, जब वाटर जो रहेगा वो आपका यदि सपोज 20 डिग्री 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर कंडीशन पे है तो उसका टेम्परेचर राइज होकर सेचुरेशन कंडीशन पे जाएगा, तो वो सेचुरेटेड वाटर कहलाएगा। देन उसका सेचुरेटेड वाटर को जब आप गर्म करेंगे तो वो उसमें कुछ वेट स्टीम आनी स्टार्ट हो जाएगी, या बोलना चाहिए वेट स्टीम के अंदर में स्टीम पार्टिकल आने चालू हो जाएंगे, वाटर पार्टिकल थोड़े ज्यादा रहेंगे। बट वेट स्टीम को जब ज्यादा गर्म करेंगे तो वो ड्राई स्टीम में कन्वर्ट होनी स्टार्ट होगी और वाटर पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। सॉलिड लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहता है। सॉलिड की जो कंडीशन रहती है 3 डायमेंशनल रहता है। लार्ज अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, दे वाइब्रेट इन पैलेस। द हायर द टेम्परेचर द मोर द वाइब्रेशन, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है इसलिए बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होता है। यदि हम लकड़ी का एग्जाम्पल लें जो कि सॉलिड फॉर्म में रहती है, वहां पे एटम्स जो रहते हैं बहुत कांस्टेंट मोशन में रहते हैं और आपस में वाइब्रेट करते रहते हैं कांस्टेंट प्लेस पे। लिक्विड की बात करें तो जब सॉलिड reaches a high enough temperature, the vibrations are strong enough that chunks of the solid break and move past each other. जब लिक्विड का टेम्परेचर राइज किया जाता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं बहुत तेजी से मूव करते हैं या भागते हैं और टकराते हैं आपस में, जिसकी वजह से लिक्विड की जो फेजेस है वो चेंज होती है। मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, नो लॉन्ग और शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट और लॉन्ग रेंज नहीं रहता। हाई काइनेटिक एनर्जी रहती है, जैसा कि आप जानते हैं गैस के रूप में जब बैलून को फुलाते हैं तो बैलून के केस में काइनेटिक एनर्जी काम आती है, क्योंकि हाई काइनेटिक एनर्जी कारण ही बैलून फूलता है। इन ऑर्डर टू लिक्विफाई लॉट्स ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी रिलीज। यदि उसको लिक्विफाइड करने की कोशिश करेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी रिजेक्शन के फॉर्म में बाहर की तरफ जाती है। Solid to liquid to gas, on a molecular level, the difference between the phases is really a matter of degree. We identified melting point and vaporization points based on the change in property. The big change in a specific volume. What will happen? This is the container in which the liquid, which is done at a P equal to 1 atmospheric pressure. P आपका pressure है water का, T is equal to 20 degree centigrade. Piston cylinder device है. It is maintaining constant pressure. Pressure यहाँ पे constant है और जो लिक्विड इस्तेमाल किया गया वो वाटर है। तो यहाँ पे कंडीशंस दिखाई गई, जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि सबसे पहले पानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, तो प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया कंटिन्यूसली। आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये बढ़ता चला जा रहा है, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है। तो पहले यहाँ पे इसकी कंडीशन 20 डिग्री की थी, फिर 100 डिग्री की सेचुरेशन डिग्री की टेम्परेचर की डिग्री की कंडीशन आ गई, फिर 100 डिग्री से पानी को जब गर्म किया गया तो उसमें वेपर फॉर्म होने लगी, फिर वो 100 डिग्री के पानी में पूरी तरीके से वेपर बन गई और फिर उसको सुपर हीट किया गया। तो ये वेट स्टीम, ये ड्राई स्टीम, ये सुपर हीटेड स्टीम। और यहाँ पे आपका सेचुरेशन कंडीशन का पानी है, यहाँ पे वेपर नहीं है, यहाँ पे बोलना चाहिए स्टीम कंटेन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पानी है जिसको उबला हुआ पानी बोलते हैं, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये वेट स्टीम बननी चालू हो गई और स्पेसिफिक वॉल्यूम है जो
बढ़ना लगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो आप ये देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, वॉल्यूम के कारण ही डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम बढ़ता है। और फिर गर्म करेंगे वेट स्ट्रीम को तो और वॉल्यूम बढ़ेगा, ये बढ़ रहा चौथी स्टेट है। फिर पांचवी स्टेट में और ज्यादा वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इसको यहाँ पे टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम में दिखाया गया है। शुरुआत में टेम्परेचर ये रहता है आपका कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है, उसको गर्म किया गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। फिर तीसरी स्टेट में गया तो वो 100 था, फिर चौथी स्टेट में गया तो 100 था, फिर सुपर हीट किया गया था वो आपका 300 डिग्री पहुंच गया। तो ये 300 डिग्री पांचवी स्टेट पे। वॉल्यूम भी आपका देख रहे हैं यहाँ पे पहले कम बढ़ा, फिर ज्यादा बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ गया। तो ये टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में डायग्राम ड्रॉ किया गया है। दैट इज द टीवी डायग्राम अगेन, बट यहाँ पे आपके पास लिखी हुई चीजें सारी, दैट इज द कंप्रेस लिक्विड, क्योंकि गर्म कर रहे हैं तो कंप्रेस लिक्विड के फॉर्म में हो रही है वो चीज। फिर सैचुरेटेड मिक्सचर बन रहा है, वाटर प्लस स्टीम बन रही है। उसके बाद आपका यहाँ पे वो वेट स्टीम बन रही है, और फिर ड्राई स्टीम बन रही है। यहाँ पे वेट स्टीम है, फिर ड्राई स्टीम हो गई, ड्राई के बाद ये सुपर हीटेड वेपर हो गई, जो कि एक एटमॉस्फेयर भी बन रही है। घरों में यदि आप एग्जांपल लें कि पानी को गर्म किसी कंटेनर में कर रहे हैं और उसके ऊपर प्लेट आप ढक दें, तो पानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, बट पानी गर्म जल्दी क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है, उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ रहा है। स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ने से जो प्लेट रहती है उसमें से आवाज आने लगती है, और वो कुछ देर बाद गिरने के लिए भी तैयार रहती है कि गिर सकती हो सकता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम इतना बढ़ जाता है और धक्का देती है। गैस बन जाती है, वेपर जो है गैस की तरह बिहेव करती है, और गैस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहती है। जब गैस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी तो क्या करेगी? वो धक्का देगी, तो प्लेट को नीचे गिराने की कोशिश कर सकती है ज्यादा वॉल्यूम से। ज्यादा वॉल्यूम होगा तो मोर वर्क डन होगा, और मोर वर्क डन होने से हमारी थर्मल एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं जहां पे हमारे पास वेपर का फंडामेंटल यूज होता है, जैसा कि थर्मल पावर प्लांट है वहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट में सुपर हीटेड वेपर का ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि उससे हमें ज्यादा वर्क डन मिलता है। दिस इज द अनदर डायग्राम इन विच दिस पॉइंट, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, इट इज अ क्रिटिकल पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर वर्क नहीं कर सकते। इस पॉइंट के ऊपर यदि वर्क करना है तो या मेटल की जो कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि हीट को रहिश और टेम्परेचर को रहिश कर सके। बाकी अलग अलग कंडीशंस पे स्टीम की दी हुई है कि स्टीम कहाँ कहाँ बन रही है। ये अंदर वाला जो आप येलो वाला देख रहे हैं, टू फेज रिगन है, यहाँ पे वाटर प्लस स्टीम दोनों रहती है। तो यहाँ पे वाटर ज्यादा है, यहाँ पे स्टीम ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन जो बढ़ रही है, ये सैचुरेटेड लिक्विड की लाइन है। ये लाइन जो आप देख रहे हैं सैचुरेटेड वेपर की लाइन है। दोनों लाइनों को आपस में मिलाएंगे तो एक पॉइंट मीट करेगा, जिसे क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे, जहां पे कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जीरो होती है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जा रहा है। 0.01 मेगा पास्कल का होता है 1 बार, 0.1 बार, फिर 0.1 मेगा पास्कल का मतलब होता है 1 बार, फिर 1 मेगा पास्कल का मतलब होता है 10 बार, फिर 8 मेगा पास्कल का मतलब होता है 80 बार, 15 मेगा पास्कल का मतलब होता है 150 बार, और 22.09 मेगा पास्कल का मतलब होता है 220 बार या 221 बार। जनरली स्टैंडर्ड जो वैल्यू ली जाती है वो 223 बार रहती है। इसके बाद यदि आप उसके ऊपर वर्क करेंगे तो यहाँ पे जो कंडीशंस आप देख रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, इसके लिए मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ कंडीशन जो है अच्छी होनी चाहिए। तो अंदर जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, ड्राइनेज सेक्शन को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि यहाँ पे ड्राइनेज सेक्शन 1 है, जहाँ की वाटर पूरी तरीके से गायब हो चुका है। तो सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर की कंडीशंस है। तो अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग जो रहता है स्टीम का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं काफी हीट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कम प्रेशर पे पानी है। और प्रेशर बढ़ाएंगे तो कम हीट की रिक्वायरमेंट होगी, और प्रेशर बढ़ाएंगे तो कम हीट की रिक्वायरमेंट होगी, और प्रेशर बढ़ाएंगे तो कम हीट की रिक्वायरमेंट होगी, और ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे तो कम हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे आप देखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट जो है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, सैचुरेटेड वेपर लाइन है, अंदर वाला सैचुरेटेड लिक्विड प्लस वेपर रिगन है। दिस इज अ सुपर हीटेड कंप्रेस्ड लिक्विड रिगन है। क्रिटिकल पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट, अबव द क्रिटिकल पॉइंट देयर इज नो शार्प डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड एंड गैसेस। उसके ऊपर यदि काम करेंगे तो लिक्विड और गैस के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। This is again here the diagram in which the dryness section, temperature are given here, superheated vapor region and compressed liquid region, saturated liquid vapor region। ये जो लाइन आप देख रहे हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन है, ये लाइन जो आप देख रहे हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। दोनों लाइनें आपस में इस पॉइंट पे आके मीट करती हैं, जिसे हम पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट पे आके लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो जीरो हो जाती है। यहाँ पे लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है,
पानी डायरेक्टली जो रहता है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। PV डायग्राम ऑफ ए सब्सटेंस दैट एक्सपांड ऑन ए फ्रीजिंग, फ्रीजिंग कंडीशन पे दैट एक्सपांड्स ऑन ए फ्रीजिंग, फ्रीजिंग यदि करेंगे तो एक्सपांड होने की कंडीशंस बनी रहती है। तो सॉलिड कंडीशन ये है, सॉलिड लिक्विड ये है, और लिक्विड कंडीशन यहाँ पे है। तो सॉलिड मतलब तो आइस यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, आइस को मेल्ट करना चालू किए तो सॉलिड प्लस लिक्विड हुआ, फिर ये पूरी तरीके से आपका लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, और उस 0 डिग्री सेंटीग्रेड को जब गर्म करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है, वेपर है। और जो ट्रिपल लाइन आप जो देख रहे हैं कि सॉलिड प्लस वेपर और सॉलिड प्लस लिक्विड, तो जहाँ पे लिक्विड, वेपर एंड गैसेस तीनों फेजेस आपस में आके मिलती हैं, उसे हम ट्रिपल पॉइंट का भी नाम देते हैं। ये आप जो देख रहे हैं डायग्राम, इसमें यहाँ पे यही चीज दिखाई गई है, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, और ये दिस इज द सॉलिड लाइन, लिक्विड लाइन जो आप डॉटेड में फॉर्म में देख रहे हैं, दिस इज सॉलिड प्लस लिक्विड, दिस इज सॉलिड प्लस वेपर, लिक्विड वेपर, यहाँ पे एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया, दिस इज द ट्रिपल लाइन। तो ट्रिपल लाइन इज द लाइन वेयर द सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर बोथ थ्री फेजेस आर existing in nature, that is called a triple line. Property diagram, TB डायग्राम होता है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम होता है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम होता है। ये आप जो देख रहे हैं, दिस इज अ सबमिशन ट्रिपल पॉइंट, जहाँ की हमने बताया था आपको कि लिक्विड जो रहता है वो कहाँ से आता है, सॉलिड से निकल के आता है, और जो वेपर है वो आफ्टर द हीटिंग ऑफ लिक्विड आता है। तो लिक्विड की लाइन ये है, सॉलिड का एरिया ये है, और वेपर का एरिया ये है। तीनों पॉइंट यदि आपस में मिल रहे हैं, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, वेपराइजेशन, दिस इज द मेल्टिंग हियर, एंड दिस इज द सॉलिड। तो लिक्विड जो है दैट इज द सब्सटेंस दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑन फ्रीजिंग, फ्रीजिंग की कंडीशन पे जब इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फ्रीजिंग कंडीशन पहुंचेगा, एक्सपांड करेंगे तो अलग कंडीशंस आएगी, ठीक है। तो एक्सपांड कब कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड कंडीशन पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट मिल रहा है। पीवीटी सरफेस, ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम और पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम, वीटी डायग्राम और पीटी डायग्राम, तीनों डायग्रामों को देखने के लिए पीवीटी सरफेस रहती है प्योर सब्सटेंस के लिए, जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑन फ्रीजिंग पे दिखाई जाती है, जैसा कि हमने वहां पे आपको बताया। तो दिस इज कॉल्ड अ क्रिटिकल पॉइंट, लिक्विड वेपर, ट्रिपल लाइन, वेपर, सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड, these are the conditions which are existing in the PVT surface. Again, for the on the freezing conditions, प्रॉपर्टीज टेबल्स में सबसे पहले प्रेशर आता है, टेम्परेचर आता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम आता है, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी आती है, स्पेसिफिक एंथैल्पी आती है, और साथ ही साथ में स्पेसिफिक एंट्रोपी आती है। दीज आर द प्रॉपर्टी टेबल, ये इनकी प्रॉपर्टीज कहलाती है स्टीम के केस में। तो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सैचुरेटेड टेम्परेचर प्रोसेस, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड 85, 90, 95, ये आपके टेम्परेचर के हिसाब से प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है। 57.83, 70.14, 84.55, हर एक टेम्परेचर प्रेशर के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो ये प्रेशर आपका किलो पास्कल में है, ये टेम्परेचर आपका डिग्री सेंटीग्रेड में है। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम मीटर क्यूब पर केजी में है। सैचुरेटेड लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड 0.001 और 0.033, 0.001, 0.36, 0.001, 0.40, ये सारी जो कंडीशन है स्पेसिफिक वॉल्यूम की है, सैचुरेटेड लिक्विड की है, पर्टिकुलर प्रेशर पे है। और यदि हम सैचुरेटेड वेपर की बात करेंगे तो 2.82, 2.361, 1.982, तो कोरस्पॉन्डिंगली प्रेशर ये आपका सैचुरेटेड वेपर है। बट यहाँ पे आप क्या एक कंडीशन देख रहे हैं कि इस टेम्परेचर के हिसाब से जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है ये आपका चेंज हो रहा है, उसी हिसाब से जो वॉल्यूम ऑफ वेपर है वो चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ वेपर जो है आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है। यदि हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है, उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम घट रहा है। यहाँ पे ये चीजें हैं, तो इस चीजों को यहाँ पे दिखाए गए टेबल के रूप में, सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर स्टेट। यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है। तो P2 इज ग्रेटर देन ऑलवेज P1 इन दिस डायग्राम। जबकि आपने पहले डायग्राम जो देखा था, उस डायग्राम में आपको मैं बता दूं, उस डायग्राम में आपका यहाँ पे टेम्परेचर जो था ये ऑलवेज ग्रेटर देन T1। तो क्यों T1 है, क्योंकि यहाँ पे ये 50 डिग्री सुपर हीट हो रही है, 100 डिग्री सुपर हीट हो रही है, 150 डिग्री सुपर हीट हो रही है, 200 डिग्री सुपर हीट हो रही है। अकॉर्डिंग टू द अलग अलग डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से जो रहती हैं वो आपका चेंज होती चली जाती हैं। What is the saturation property? It is the pressure reducing the
liquid and vapor phases are in equilibrium at a given temperature, that is called a saturation pressure. Saturation temperature, that is the temperature at which the liquid and temperature are equilibrium given are in the pressure, ये saturation temperature होता है। आप जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे देख रहे हैं जैसे इंटरनल एनर्जी आपकी फ्लूइड एंड वेपर की, मतलब आपकी वेट स्ट्रीम के लिए यदि इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द वेपर माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। सिमिलरली एंथैल्पी ऑफ द फ्लूइड एंड वेपर की बात करेंगे, मतलब वेट स्ट्रीम की बात करेंगे तो एंथैल्पी ऑफ वेपर माइनस ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड। एंट्रोपी ऑफ फ्लूइड एंड वेपर की बात करेंगे तो एंट्रोपी ऑफ वेपर एंड एंट्रोपी ऑफ फ्लूइड। तो G स्टैंड फॉर द गैस और वेपर, F स्टैंड फॉर फ्लूइड और लिक्विड, Fg स्टैंड फॉर द डिफरेंस बिटवीन द गैस एंड द फ्लूइड। तो गैस एंड फ्लूइड के बीच में जो कंडीशंस रहती है दैट इज द वेट स्ट्रीम। ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत जगह मिलेगी देखने के लिए। अब क्या होती है क्वालिटी स्टीम की? क्वालिटी मतलब होती है ड्राइनेस, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द x, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सैचुरेटेड टू द मास ऑफ टोटल। तो मास ऑफ सैचुरेटेड ये है मास ऑफ G मतलब वेपर अपॉन मास ऑफ टोटल। टोटल मास मतलब कहलाता है मास ऑफ फ्लूइड प्लस मास ऑफ वेपर। तो फ्रैक्शन ऑफ द मटेरियल दैट इज गैस x इक्वल टू 0, the material is all saturated liquid, x equal to 1, the material is all saturated gas. X is not a meaningful when you are out of the saturation region. यदि saturation region से यदि आप चले गए, चाहे लिक्विड की उधर की तरफ चले आए या लिक्विड के इधर वेपर की कंडीशन के उधर चले आए, तो आपका x का कोई मतलब नहीं रहता है। x का जो मीनिंग होता है इन बिटवीन ऑफ सैचुरेटेड या इनसाइड ऑफ द सैचुरेशन रीजन रहता है, जहां पे उसकी ड्राइनेस की वैल्यू जो रहती है 0 से लेके 1 तक लाई करती है। यदि बियॉन्ड यदि बात करेंगे तो इट इज मीनिंगलेस वर्ड। s इज नॉट लेस देन 0, s इज नॉट ग्रेटर देन 1। s की जो मीनिंग होती है या तो x इक्वल टू 0 होता है जहाँ पे उसकी ड्राइनेस सेक्शन मतलब बोलना चाहिए वेपर 0 रहती है, या x इक्वल टू 1 जहाँ की वाटर का जो मात्रा रहता है या बोलना चाहिए क्वांटिटी ऑफ वाटर जो रहती है वो 0 रहती है। सुपरहीटेड प्रॉपर्टीज, सुपरहीटेड प्रॉपर्टीज आएंगे तो आपको कितने डिग्री सुपरहीट हो रही है उस पर देखना है आपको। तो सपोज दैट ये आपका सैचुरेशन कंडीशंस है, प्रेशर 0.1 मेगा पास्कल है, 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इनकी प्रॉपर्टीज वैल्यू है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है। तो वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब पर केजी में है, इंटरनल एनर्जी किलोजूल पर केजी में है, एंथैल्पी किलोजूल पर केजी में है। तो जो सैचुरेशन पॉइंट पे जो वैल्यूज है वो ये है, आप जो देख रहे हैं वॉल्यूम की वैल्यू ये है, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू ये है और एंथैल्पी की वैल्यू ये है। बट जैसे ही 100 डिग्री आप सुपरहीट करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएंगी। 1.6958 वॉल्यूम हो जाएगा, 2506.7 आपके इंटरनल एनर्जी हो जाएगी, 2676.2 आपकी एंथैल्पी हो जाएगी। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे आपका टेम्परेचर था। 100 डिग्री सुपरहीट का मतलब मीनिंगलेस, बिकॉज ऑफ 100 माइनस ऑफ 99.63 करेंगे तो 100 माइनस ऑफ 99.63 आपको बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आएगा। जब आप 100 से 150 पे पहुंचेंगे तब आपको डिफरेंसेस नजर आएगा। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका 1.6958 से बढ़कर सीधे 1.9364 हो रहा है मीटर क्यूब पर केजी, और एंथैल्पी यहाँ पे 2506.7 थी तो एंथैल्पी बढ़ जाती है 2582.8 हो जाती है। फिर और यदि आप सॉरी इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे 2582.8 जाती है, एंथैल्पी की बात करेंगे 2776.2 थी, अब यहाँ पे एंथैल्पी जो है बढ़ के 2776.4 आती है। और यदि बढ़ाएंगे टेम्परेचर 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आएंगे आफ्टर द सैचुरेशन कंडीशन, तो यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम 7.260 हो जाएगा, ये आपका 4683.5 किलोजूल पर केजी हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी 5409.5 आपकी किलोजूल पर केजी एंथैल्पी जाएगी। ये पर्टिकुलर प्रेशर के लिए 0.1 मेगा पास्कल और इतने टेम्परेचर पे। यदि हम प्रेशर 0.1 मेगा पास्कल से बढ़ाकर 0.5 मेगा पास्कल करते हैं तो इसका सैचुरेशन जो टेम्परेचर रहेगा 151.86 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। उसके हिसाब से सैचुरेशन प्रॉपर्टीज ये हैं 0.3749 और 2561.2 इंटरनल एनर्जी है, 2748.7 ये आपकी एंथैल्पी है। तो ये सैचुरेशन प्रॉपर्टीज है। इसके बाद आपका जो देखेंगे 200 डिग्री 250 डिग्री यदि आप सुपर हीट करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंगली ये प्रॉपर्टीज जो है इंक्रीजिंग फॉर्म में रहेगी। तो कॉरस्पॉन्डिंगली सैचुरेशन कंडीशन से 250 डिग्री सेंटीग्रेड में जाएंगे तो 250 डिग्री मतलब 250 माइनस ऑफ 151.86 करेंगे तो 100 डिग्री के डिफरेंस में ये जो डिफरेंस आ रहा है 0.37 से लेके 0.4744 ये आपका मीटर क्यूब पर केजी में है
और जो इंटरनल एनर्जी है 2561.2 से बढ़कर 2723.5 किलो जूल पर केजी है। और उसके बाद जो आपकी एंथैल्पी है 2748.7 से बढ़कर 2960.7 है। इसी तरीके से जो एंट्रोपी एक वैल्यूज रहती है, जैसा कि हमने बताया कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेपर जो रहती हैं वो कई तरीके की रहती हैं। अब यहाँ पे एंट्रोपी की चर्चा नहीं की गई, बट एंट्रोपी भी साथ ही साथ में बढ़ती चली आती है। एंट्रोपी गोज ऑन इंक्रीजिंग आफ्टर द रीचिंग ऑफ द हाईएस्ट टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर को राइज करते हैं वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती आती है। जनरली जो स्टीम टेबल होती है वो दो तरीके की होती है। सैचुरेटेड स्टीम टेबल, सैचुरेटेड स्टीम टेबल भी दो तरीके की होती है, एक होती है प्रेशर बेस पे, एक होती है टेम्परेचर बेस पे। आप लोगों को जनरली जो यूजफुल रहती है या जो अभी आजकल करंट उसमें यूज हो रही है वो सैचुरेटेड स्टीम टेबल रहती है और एसआई यूनिट पे देखनी रहती है। आपको अभी एमकेएस यूनिट वाला नहीं देखना है, एमकेएस यूनिट बंद हो चुका है, एसआई यूनिट पे ही सारा काम होता है। तो जो आप पास्कल वाली यूनिट देख रहे हैं, पास्कल जो लिखा हुआ है ये आपकी सैचुरेटेड एसआई यूनिट कहलाती है। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे कि स्टीम टेबल दो तरीके की है, प्रेशर बेस और टेम्परेचर बेस। तो जब कभी प्रेशर दिया रहता है क्वेश्चन में तो प्रेशर बेस के हिसाब से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और सैचुरेशन टेम्परेचर देखते हैं, और जब कभी टेम्परेचर दिया रहता है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली सैचुरेशन प्रेशर देखते हैं। तो दोनों ही बेस पे आपकी जो स्टीम टेबल है वो अलग अलग दिखाई देगी। तो उसमें जो प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से चेंजेस अलग अलग बनते चले आते हैं। टेम्परेचर में क्या चेंजेस आ रहा है, वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है, और इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है, एंथैल्पी में क्या चेंज आ रहा है, और आपकी एंट्रोपी में क्या चेंज आ रहा है। नॉर्मली प्रेशर बढ़ने के साथ साथ वैल्यूज बढ़ती चली आती हैं। वो आपकी इंटरनल एनर्जी की हो सकती है, एंथैल्पी की हो सकती है, और एंट्रोपी की हो सकती है। वॉल्यूम की ऑफ बोलना चाहिए जो वेपर है वो भी बढ़ता है, क्योंकि जो हम गर्म करते हैं किसी भी चीज को उसका भी वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमें ज्यादा वर्क डन मिलेगा। तो ये आज के लिए था फोर्थ मॉड्यूल। इसमें यदि किसी को कुछ पूछना तो बता दीजिए। ये प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस का था इंट्रोडक्शन। किसी को कुछ पूछना तो बताइए इसमें, है ना। कल एप्लीकेशंस देखेंगे थर्मल इंजीनियरिंग का, जो कि थर्मल पावर प्लांट और उसमें रहेगा। कोई एनी डाउट फ्रॉम द स्टूडेंट साइड? अभी टाइम अपने पास आज नहीं सर, क्योंकि प्योर सब्सटेंस में यही रहती है मेन चीज। बाकी आपकी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑफ वेपर चलती है। तो जैसी गैसेस के लिए आप लोग करते थे वैसी वेपर के लिए भी रहती है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑफ वेपर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबेटिक, रिवर्सिबल मैनर में, पॉलीट्रॉपिक, और आपकी आइसेंथाल्पिक प्रोसेस, इस तरह की प्रोसेस यहाँ पे भी इस्तेमाल होती है। बट चूंकि आपको फंडामेंटल की बात कर रहे हैं तो फंडामेंटल में सिर्फ बात होती है प्रॉपर्टीज की। स्टीम क्या होती है, स्टीम के टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीजों की बात की जाती है। यदि वेट स्टीम की बात करेंगे तो वहां पर ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू लेस देन 1 रहती है। यदि ड्राई स्टीम की बात करेंगे तो x इक्वल टू 1 रहती है वैल्यू। और यदि सुपर हीटेड स्टीम की बात करेंगे तो इट इज मीनिंगलेस टू से दैट द ड्राइनेस विल बी मोर देन द 1। वहां पे ये बोलना गलत होगा कि ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि हमने आपको एक डायग्राम में बताया था कि जो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू है वो लेस देन 0 नहीं होती है और मोर देन 1 नहीं होती है। तो लेस देन 0 इज द मीनिंगलेस वर्ड, और x इज ग्रेटर देन 1 इट इज मीनिंगलेस फॉर आवर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ऑफ कि आपकी ड्राई स्टीम के बाद जो स्टीम मिल रही है वो सुपर हीटेड है। वो सुपर हीटेड थोड़ा सा हो, जैसा कि आपने सुपर हीटेड स्टीम टेबल में देखा 99.63 था, टेम्परेचर उसका 100 डिग्री हो गया, तो थोड़ी सी सुपर हीट हुई, भले ही 0.25 हुई, 0.21 हुई, लेकिन सुपर हीट हुई। ठीक है। इसी तरीके से आप यदि आगे बढ़ेंगे कि सुपर हीट को और किस तरीके से समझना है, तो जब 50 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है तो वो भी सुपर हीट हो रही है, 50 डिग्री सुपर हीट। 100 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है टेम्परेचर में, 100 डिग्री ऑफ सुपर हीट। 150 का डिफरेंस आ रहा है तो 150 डिग्री ऑफ सुपर हीट। ये चीजें हैं। इट इज मीनिंग कि वहां पे सुपर हीट से फायदे हमें क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम को यदि यूज करते हैं तो प्लांट की एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, गॉट इट माय पॉइंट। तो प्लांट की एफिशिएंसी इट इज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्टीम।
यदि आप वेट स्टीम यूज करेंगे तो प्रॉपर तरीके से स्टीम टरबाइन में एक्सपांसन नहीं हो पाएगा। जब एक्सपांसन नहीं होगा तो वो टरबाइन की ब्लेड्स को करोड कर देगी, उसको बोलना चाहिए उसमें जंग लग जाएगा ब्लेड्स में, जिसकी वजह से वो ब्लेड प्रॉपर तरीके से घूम नहीं पाएगी। तो जनरली कोशिश ये की जाती है कि सुपर हीट स्टीम को टरबाइन की ब्लेड में से पास किया जाए। जब टरबाइन की ब्लेड में से स्टीम पास होती है तो वहां पे एक्सपांसन अप टू द ड्राई सैचुरेटेड स्टीम तक होता है, या बोलना चाहिए वेट स्टीम भी हो रही तो उसकी ड्राइनेस काफी हद तक इंप्रूव फॉर्म रहती है, 0.95, 0.98, 0.99 इस तरीके से रहती है, तो इतनी ड्राइनेस चल जाती है। लेकिन यदि ड्राइनेस की वैल्यू 0.50 आ रही है, इसका मतलब 50% वाटर है। और यदि टरबाइन के ब्लेड्स में यदि एक्सपांसन करा रहे हैं लिक्विड स्टीम का, तो उस केस में टरबाइन की जो ब्लेड्स हैं वो खराब होने के चांसेस बने रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा वर्क डन इफेक्टेड करता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि बिफोर एंटरिंग ऑफ द स्टीम इन द टरबाइन, स्टीम टरबाइन, इट शुड बी ऑफ द इन सुपरहीटेड नेचर। सुपरहीटेड नेचर की रहेगी तो उससे हमारा फायदा होगा। ओके, गॉट इट माय पॉइंट। तो यहाँ पे आपकी दो तरह की स्टीम टेबल थी, एक सैचुरेटेड स्टीम टेबल और दूसरी सुपर हीटेड स्टीम टेबल। तो सुपर हीटेड स्टीम टेबल वहां यूज की जाती है जहां पे की स्टीम की क्वालिटी सुपर हीटेड रहती है। अदरवाइज नॉर्मली जो बॉयलर से स्टीम निकल के आ रही है उसमें सैचुरेटेड स्टीम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर द हीट एडिशन इन द बॉयलर, स्टीम विल गो इनटू द सुपर हीटेड फेज। तो वहां पे सुपर हीटर में आएगी तो सुपर हीट होगी, सुपर हीट होने से उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, और क्वालिटी इंप्रूव होने से प्लांट की थर्मल एफिशिएंसी बढ़ेगी ड्यू टू द मोर कंटेंट ऑफ हीट। हीट बढ़ेगी तो वर्क डन बढ़ेगा, वर्क डन बढ़ेगा तो प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ेगी। ओके, दिस इज द कोरिलेशन बिटवीन ऑफ द हीट वर्क एंड द थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी डायरेक्टली ऐसे नहीं बढ़ती है। यदि हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, फ्यूल डाल रहे हैं, फ्यूल डालने के बाद इसकी एफिशिएंसी कितनी बढ़ रही है, थर्मल एफिशिएंसी, ये हमें देखना है। थर्मल एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करेगी, वर्क डन और हीट सप्लाई पे। आपने हीट सप्लाई कितनी की, कितनी स्पार्किंग करी, और उस स्पार्किंग से हमारी कितना वर्क डन मिला, एंड दैट इज द वर्क डन इज इक्वल टू द अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ द हीट सप्लाई एंड द हीट रिएक्शन, कि वहां पे कितनी हीट सप्लाई हुई थी, कितना हीट रिएक्शन हुआ। तो कम से कम रेट पे यदि हीट रिएक्शन करेंगे, या बोलना चाहिए बहुत कम मात्रा में यदि स्मोक अपने साथ हीट लेके जाएगा, तो उस केस में थर्मल एफिशिएंसी इंजन की 60% से भी ज्यादा निकल सकती है। तो 60% से ज्यादा एफिशिएंसी लेने के लिए हमें स्मोक की क्वालिटी को थोड़ा सा आइडियल मैनर में लेना पड़ेगा, या बोलना चाहिए उसको अप्रोच करना पड़ेगा आइडियल स्टेट पे लाने के लिए। साथ ही साथ जो कंडीशंस हैं कि वहां पे आप स्टीम को स्मोक के अंदर हीट कंटेंट की जो मात्रा है वो कम से कम रहे, इस तरह की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं के एप्लीकेशंस आपको आईसी इंजन में देखने को मिलेंगे। इसी का एप्लीकेशंस आपको क्या बोलना चाहिए थर्मल पावर प्लांट में देखने को मिलेगा, जहाँ की हर तरह की अलग अलग तरह की डिवाइसेस वहां पे आपको मिलेंगी, कि एक स्टीम पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट कई तरह की एसेसरीज या डिवाइसेस को मिलके बना रहता है, जो कि एक कंप्लीट यूनिट मिलके बनाता है। यदि नंबर ऑफ यूनिट रहेंगी तो उसके हिसाब से प्लांट को चलाने में बहुत तरह आसानी रहेगी। ये चीजें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज यदि आपको एनी डाउट फ्रॉम द एनीबॉडी साइड तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। एनी डाउट फ्रॉम द स्टूडेंट साइड? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। कुछ भी यदि आपको लगता है तो आप पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। यदि आप यहाँ पे नहीं पूछ पा रहे हैं तो पर्सनली व्हाट्सएप करके भी मेरे से इंक्वायरी कर सकते हैं। थर्मल इंजीनियरिंग में आप जितना मेरे से नॉलेज ले सकते हैं ले लीजिए, बिकॉज ऑफ द ओके सर। my MTech is in thermal engineering and PhD is also in thermal and the heat transfer. Okay. Okay sir. Today I will finish. Okay. Okay. कल 3 PM रहेगा आफ्टरनून में, उसी टाइम पे क्लास रखेंगे। थैंक यू। थैंक यू टू ऑल।